जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, कठिनाई नए विचारों को विकसित करने में उतनी नहीं है जितनी पुराने विचारों से बचने में है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही पुराने विचार को शायद चुनौती देंगे कि कम महंगाई हमेशा अच्छी होती है। हाल के आंकड़े देखें तो मतलब लगता तो यही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई अगस्त में सिर्फ 2.07% बढ़ा। हाँ, काफी कम। और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई वो तो अगस्त 2024 के मुकाबले बस 0.52% ही ऊपर गया। जी। सुनने में तो ये आम आदमी के लिए राहत की सांस है ना? कीमतें धीमी रफ्तार से बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम उपभोक्ता के लिए तो ये अच्छी खबर ही लगती है। जेब पर बोझ कम होता है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो अच्छी खबर है, ये सरकार के बजट और उसके वित्तीय गणित के लिए एक छिपी हुई चुनौती बन सकती है। सही कहा आपने। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो विश्लेषण है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी कुछ हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और हम देखेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। ये विषय देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी का कोर टॉपिक है ये। और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई अहम बातें निकलेंगी, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो भी ये समझना बड़ा रोचक होगा कि कैसे वो कम महंगाई जो आपके घर के बजट को राहत दे रही है वो देश के बजट को उलझा सकती है। जी। तो आज हमारा मिशन है इस गुत्थी को सुलझाना। कम मुद्रास्फीति सरकारी खजाने, खासकर जीडीपी, टैक्स कलेक्शन और सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटे को कैसे प्रभावित करती है, इसके पीछे वजह क्या है और अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर क्या हो सकता है। चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। मुद्रास्फीति और जीडीपी का क्या रिश्ता है, खासकर जब हम सरकारी हिसाब किताब की बात करते हैं। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं वास्तविक यानी रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में। ये वो ग्रोथ रेट है जिसमें से महंगाई का असर निकाल दिया जाता है। हाँ, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं। बिल्कुल। जैसे हाल ही में अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% रही। ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे तेज है। मतलब अर्थव्यवस्था की सेहत का अच्छा संकेत है ये। 7.8%, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। हाँ, अच्छा है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब बात सरकार के बजट की आती है, टैक्स कलेक्शन के अनुमान की आती है, कर्ज चुकाने की क्षमता की आती है, तो सांकेतिक यानी नॉमिनल जीडीपी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी। जी, ये जीडीपी का वो आंकड़ा है जिसमें महंगाई शामिल होती है। मतलब इसमें प्राइस इफेक्ट और वॉल्यूम इफेक्ट दोनों होते हैं। और यहीं पर थोड़ी चिंता की बात उभर रही है। चिंता की बात कैसे? क्योंकि अप्रैल-जून में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 8.8% पर आ गई। ये पिछली 3 तिमाहियों में सबसे कम है। ओ, तो वास्तविक ग्रोथ तो बढ़िया है 7.8%, लेकिन ये सांकेतिक ग्रोथ जो सरकारी खजाने के लिए जरूरी है वो सिर्फ 8.8% रह गई। हाँ, मतलब जो गैप है रियल और नॉमिनल के बीच वो काफी कम हो गया है, क्योंकि महंगाई बहुत कम है। अच्छा, और सरकार ने अपने बजट में इसका क्या अनुमान लगाया था? क्योंकि बजट तो फरवरी में आ गया था, तब शायद महंगाई का अंदाजा अलग होगा। हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को जो 2025-26 का बजट पेश किया था, उसमें अनुमान था कि इस चालू वित्त वर्ष यानी FY26 में सांकेतिक जीडीपी 357 लाख करोड़ रुपए की होगी। जी। ये पिछले वित्त वर्ष FY25 के संशोधित अनुमान जो 324 लाख करोड़ रुपए था, उससे करीब 10.1% ज्यादा था। तो लक्ष्य 10.1% ग्रोथ का रखा गया था। एकदम सही। और ये जो 10.1% की सांकेतिक वृद्धि का अनुमान है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे बजट के गणित का आधार है, उसकी बुनियाद है। अच्छा, इसी अनुमान के बेसिस पर सरकार हिसाब लगाती है कि अगले साल टैक्स से कितनी कमाई बढ़ेगी। जैसे आपने बताया, बजट में केंद्र के शुद्ध कर राजस्व यानी नेट टैक्स रेवेन्यू में करीब 11% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। ओके। और ये 11% का अनुमान सीधे सीधे वो 10.1% की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि से जुड़ा था। एक तरह की बुयांसी मानकर चलते हैं। समझ गए। लेकिन अब जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। जैसा आपने बताया, महंगाई कम है तो सांकेतिक जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। क्या हमारे पास हाल के महंगाई के वो आंकड़े हैं जो आपने शुरू में बताए थे, वो फिर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो आंकड़े इस तस्वीर को और साफ करते हैं। हाँ, ये देखिए,
इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में यानी अप्रैल से अगस्त 2025 तक औसत थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI मुद्रास्फीति सिर्फ 0.1% रही है। ओह सिर्फ 0.1%। जी, लगभग सपाट। पिछले साल इसी दौरान ये 2.3% थी। और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसका औसत भी पिछले साल के 4.6% से घटकर इस साल 2.4% रह गया है। बहुत बड़ा अंतर है ये। हाँ, साफ दिख रहा है कि कीमतों पर दबाव कितना कम है इस साल। बिल्कुल। और इस कमजोर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि का असर वो अब सरकारी खजाने पर दिखने भी लगा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही अब। अच्छा, आंकड़े आने लगे हैं। हाँ, जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच केंद्र का सकल कर राजस्व ग्रोस टैक्स रेवेन्यू वो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में सिर्फ 1% बढ़ा है। सिर्फ 1%। ओह, ये तो बहुत कम है। बजट अनुमान तो 11% के आसपास था। हाँ, और इतना ही नहीं, जो शुद्ध कर राजस्व है नेट टैक्स रेवेन्यू यानी राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद जो केंद्र के पास बचता है वो तो 7.5% कम हो गया है। कम हो गया है मतलब पिछले साल से भी कम। जी हाँ, पिछले साल की इसी अवधि से 7.5% कम। ये वाकई चिंता की बात है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एक अर्थशास्त्री हैं पारस जसराय, उन्होंने इस पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है, और मैं लगभग कोट कर रहा हूं, कम मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सरकारी बैलेंस शीट के लिए उतनी अच्छी नहीं। धीमी सांकेतिक जीडीपी वृद्धि का प्रभाव सरकारी वित्त और कर संग्रह वृद्धि में पहले से ही दिखाई दे रहा है, जो वित्त वर्ष 26 के बजट लक्ष्यों से पीछे है। तो मतलब जो डर था वो अब आंकड़ों में दिखने लगा है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि सरकार के सांकेतिक जीडीपी के अनुमान और असलियत में इतना फर्क आ रहा है, या ऐसा पहले भी होता रहा है? नहीं, देखिए, आर्थिक अनुमान लगाना हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है। कोई क्रिस्टल बॉल तो होती नहीं है। हाँ, वो तो है। अगर आप पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 9 बार ऐसा हुआ है कि वास्तविक सांकेतिक जीडीपी वृद्धि बजट में लगाए गए अनुमान से कम रही है। अच्छा, 13 में से 9 बार, तो ये तो आम बात हुई फिर। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अनुमान चूकना आम बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों का ट्रेंड थोड़ा अलग था। वो सरकार के पक्ष में जा रहा था। कैसे? पिछले 4 सालों में से 3 में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि अनुमान से ज्यादा रही थी, खासकर वो जो कोविड के बाद की रिकवरी थी और फिर जो महंगाई बढ़ी थी उस दौर में। हाँ, वो कमोडिटी सुपर साइकिल और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वाली महंगाई। बिल्कुल, उस वजह से नॉमिनल ग्रोथ काफी तेज थी। तो पिछले कुछ साल सरकार के लिए अनुमान से बेहतर रहे थे। इस बार लग रहा है कि हवा का रुख बदल गया है। इसमें एक और पेच है जिसे आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट कहते हैं। उसे समझना भी जरूरी है इस पूरी कहानी के लिए। बेस इफेक्ट वो क्या होता है? देखिए, हुआ यह है कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए जीडीपी के फाइनल आंकड़े आए और वो उम्मीद से थोड़े बेहतर निकले। अच्छा। तो उस साल की जो सांकेतिक जीडीपी थी उसको रिवाइज करके, मतलब संशोधित करके, करीब 2% बढ़ा दिया गया। अब वो आंकड़ा 331 लाख करोड़ रुपए हो गया है, पहले के 324 लाख करोड़ की जगह। ओ, तो जिस पिछले साल के आंकड़े से हम इस साल की तुलना कर रहे हैं वो आंकड़ा ही अब बड़ा हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और इसका सीधा असर इस साल के लक्ष्य पर पड़ता है। कैसे? अब इस बढ़े हुए 331 लाख करोड़ के आधार बेस से 357 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान तक पहुंचने के लिए सांकेतिक जीडीपी में सिर्फ 8% की वृद्धि चाहिए होगी। अच्छा, पहले 10.1% चाहिए थी, हाँ, अब सिर्फ 8%। हाँ, गणितीय रूप से देखें तो ये लक्ष्य अब थोड़ा आसान दिखता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही ऊंचा हो गया है। तो अगर सरकार ये 357 लाख करोड़ रुपए का सांकेतिक जीडीपी का आंकड़ा छू लेती है, भले ही 8% की वृद्धि से, तो क्या सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं? क्या ये आंकड़ा अपने आप में इतना अहम है? हाँ, ये 357 लाख करोड़ का आंकड़ा यानी सांकेतिक जीडीपी का जो एब्सोल्यूट लेवल है, वो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पैमानों के लिए बेहद जरूरी है। कौन से पैमाने? पहला है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर। ठीक है। और दूसरा है केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात, डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी सरकार पर कुल कर्ज देश की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ओके, ये दोनों बहुत सुने जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये सरकार की वित्तीय सेहत के सबसे बड़े इंडिकेटर माने जाते हैं। बजट में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक लाया जाएगा 4.4%? और ऋण जीडीपी अनुपात को 56.1% पर रखा जाएगा। अब ये दोनों लक्ष्य तभी हासिल हो सकते हैं जब आपकी सांकेतिक जीडीपी कम से कम 357 लाख करोड़ रुपए हो। अच्छा, मतलब डिनोमिनेटर सही होना चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही सरकार को अपना घाटा एब्सोल्यूट टर्म्स में बजट अनुमान के अंदर रखना होगा।
अगर ये दोनों बातें होती हैं, जीडीपी का लेवल हासिल होता है और घाटा कंट्रोल में रहता है, तो ये प्रतिशत वाले लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई कि वो 357 लाख करोड़ का आंकड़ा क्यों जरूरी है फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो के लिए। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ उस आंकड़े को छू लेना काफी है? उस तक पहुंचने की रफ्तार यानी वो जो ग्रोथ रेट है उसका क्या? क्योंकि शुरू में तो 10.1% की दर का अनुमान था, जिसके आधार पर टैक्स कलेक्शन का हिसाब लगाया गया था। अब अगर ये दर सिर्फ 8% या मान लीजिए उससे भी कम रहती है, तो क्या उसका कोई असर नहीं होगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी नहीं है, रफ्तार भी मायने रखती है, खासकर टैक्स कलेक्शन के लिए। भले ही 8% की वृद्धि से वो 357 लाख करोड़ का आंकड़ा हासिल हो जाए, लेकिन सांकेतिक जीडीपी की कमजोर वृद्धि दर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई अर्थशास्त्री, बल्कि ज्यादातर, अब ये मान रहे हैं कि पूरे साल के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर बजट के 10.1% अनुमान से काफी नीचे रहेगी। कितना नीचे, कोई अनुमान है? हाँ, जैसे मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी संस्था का अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ 8.3% रहेगी। 8.3%? ये तो अप्रैल जून के 8.8% से भी कम है। जी हाँ, इसका मतलब है कि आने वाली तिमाहियों में सांकेतिक वृद्धि और धीमी पड़ने की आशंका है। और अगर ग्रोथ रेट 8.3% रहती है तो टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ना लाजमी है। वो बजट अनुमान से कम रह सकता है। और इसमें शायद वो जीएसटी दरों में जो कमी हुई है उसका भी असर जुड़ेगा। बिल्कुल। हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। उम्मीद है कि इससे कीमतें और कम होंगी, यानी महंगाई और घटेगी। ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है, नो डाउट। हाँ, लेकिन इससे सांकेतिक जीडीपी वृद्धि पर और दबाव आ सकता है। कीमतें कम होंगी तो नॉमिनल वैल्यू कम बढ़ेगी। तो ये पूरी तस्वीर थोड़ी उलझी हुई लग रही है। मतलब एक तरफ कम महंगाई अच्छी है उपभोक्ताओं के लिए, दूसरी तरफ सरकारी गणित बिगड़ रहा है, टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ रहा है। क्या हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये महंगाई कम है क्यों? क्या ये अर्थव्यवस्था में अच्छी चीजों का संकेत है, जैसे सप्लाई बढ़ गई हो, या फिर किसी अंदरूनी कमजोरी का, जैसे डिमांड कम हो? बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम महंगाई अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो हो क्यों रही है। सबसे अच्छी स्थिति, आइडियल सिचुएशन, वो होती है जब कीमतें इसलिए कम हों क्योंकि बाजार में चीजों की सप्लाई बहुत अच्छी है, जरूरत से ज्यादा है। इसे हम ओवर सप्लाई कह सकते हैं। मतलब कंपनियां खूब उत्पादन कर रही हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है। चिंता तब होती है जब कीमतें इसलिए कम हों क्योंकि लोगों की खरीदने की ताकत या इच्छा, यानी मांग, कमजोर पड़ गई है। वीक डिमांड जिसे कहते हैं। अगर मांग ही नहीं होगी तो कंपनियां चाहकर भी कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो अभी क्या लग रहा है, भारत में कम महंगाई की वजह क्या है? सप्लाई साइड है या डिमांड साइड? देखिए, इस पर अभी बहस चल रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पिछले महीने एक स्टडी जारी की थी जिसके नतीजे काफी दिलचस्प हैं और कुछ इशारा करते हैं। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? उस स्टडी में पाया गया कि अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में भारत की निजी कंपनियों की बिक्री यानी सेल्स औसतन 5.5% बढ़ी। ये ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत शानदार नहीं, पर ठीक है। 5.5% सेल्स ग्रोथ, ओके। लेकिन उनका शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, वो कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा, 17.6% से। अरे, सेल्स 5.5% बढ़ी लेकिन प्रॉफिट 17.6%। ये कैसे हुआ? हाँ, यही दिलचस्प बात है। और अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करने वाली कंपनियों को देखें तो ये अंतर और भी ज्यादा है। उनका क्या रहा? उनकी बिक्री 5.3% बढ़ी, लगभग उतनी ही, लेकिन उनका मुनाफा 27.7% उछल गया। 27.7%? बाप रे। जी, इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल यानी कमोडिटीज की कीमतें गिरी हैं पिछले कुछ समय में। हाँ, सुना तो है, तेल, मेटल्स वगैरह सस्ते हुए हैं। बिल्कुल, तो उससे कंपनियों की लागत कम हो गई, इनपुट कॉस्ट कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि उनका मार्जिन बढ़ गया। बिक्री भले ही बहुत तेजी से ना बढ़ी हो, मुनाफा काफी तेजी से बढ़ा है। अरे वाह, तो कंपनियां लागत कम होने से मोटा मुनाफा कमा रही हैं, बिक्री भले ही उतनी तेजी से ना बढ़ रही हो। ये तो कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, उनके बॉटम लाइन के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन फिर अगला सवाल ये उठता है कि कंपनियां इस बढ़े हुए मुनाफे का कर क्या रही हैं? क्या वो इसे वापस कारोबार में लगा रही हैं, नया निवेश कर रही हैं,
जिसे हम पूंजीगत व्यय या कैपेक्स कहते हैं। और यहीं आकर हम आज की शायद सबसे बड़ी पहेली पर पहुंचते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के अर्थशास्त्रियों ने 31 अगस्त के अपने एक नोट में इसी विरोधाभास पर, इसी पहेली पर उंगली रखी है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है, हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां कॉर्पोरेट लाभ मार्जिन मजबूत हैं और कंपनियां कथित तौर पर बड़े नकदी भंडार पर बैठी हैं, लेकिन पूंजीगत व्यय कैपेक्स की भावना कमजोर बनी हुई है। अच्छा, मतलब कंपनियां पैसा कमा रही हैं, उनके पास कैश भी खूब जमा है, लेकिन वो नई फैक्ट्री लगाने, नई मशीनें खरीदने या कारोबार बढ़ाने में हिचकिचा रही हैं। बिल्कुल, सीधा मतलब यही है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स, वीक इन्वेस्टमेंट, ये एक अजीब सी स्थिति है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर कंपनियां निवेश नहीं कर रही तो क्यों? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर कम महंगाई का एक अच्छा कारण मजबूत उत्पादकता वृद्धि, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी हो सकता है। मतलब ये कि शायद कंपनियां नई तकनीक या बेहतर तरीकों से कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पा रही हों, एफिशिएंसी बढ़ गई हो। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात तो है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम उम्मीद करते कि कंपनियां उस बढ़ी हुई उत्पादकता का फायदा उठाने के लिए और निवेश करती, ताकि और ज्यादा उत्पादन कर सकें। सही बात है। लेकिन जो मौजूदा कमजोर निवेश कैपेक्स का माहौल है, वो इस थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर उत्पादकता वाकई तेजी से बढ़ रही होती तो हमें शायद शहरी वेतन वृद्धि, अर्बन वेज ग्रोथ या मांग में कमी को लेकर उतनी चिंताएं सुनने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तब कंपनियां शायद अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन भी दे पाती और नए निवेश से रोजगार भी पैदा होते, जिससे मांग को सहारा मिलता। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाकई एक पहेली है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की इस विचार से कि कम महंगाई जो पहली नज़र में अच्छी लगती है, वो सरकार के वित्तीय गणित के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जी। हमने समझा कि वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी में क्या फर्क है, और सरकारी बजट, फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी के लिए सांकेतिक जीडीपी क्यों ज्यादा मायने रखती है। हाँ, वो एब्सोल्यूट लेवल और ग्रोथ रेट दोनों। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कम महंगाई सांकेतिक जीडीपी वृद्धि को धीमा कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ रहा है, भले ही सरकार जीडीपी के पूर्ण स्तर का लक्ष्य शायद हासिल कर ले। जी, बेस इफेक्ट की वजह से। हाँ, बेस इफेक्ट की वजह से। और आखिर में हम इस बड़ी पहेली पर आकर रुके कि कॉरपोरेट जगत अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद निवेश क्यों नहीं कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये पहेली हमें भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। इस पर हमारे श्रोता, खासकर वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरूर सोचना चाहेंगे। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि अगर कंपनियां, जो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन होती हैं, वो मजबूत मुनाफा कमाने के बावजूद उस पैसे को दोबारा अर्थव्यवस्था में, मतलब निवेश के जरिए डालने से कतरा रही हैं, तो भविष्य में हमारी आर्थिक वृद्धि का असली चालक कौन होगा? मांग कहां से पैदा होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इसे दूसरे नजरिए से देखें, क्या कम मुद्रास्फीति और ये जो संभावित कमजोर मांग का माहौल दिख रहा है, ये इस बात का संकेत है कि नीति निर्माताओं को, पॉलिसी मेकर्स को अब विकास को रफ्तार देने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नई, कुछ अलग रणनीतियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? क्या हमें डिमांड साइड पर ज्यादा फोकस करना होगा? ये वाकई गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी उम्मीदवारों और अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को इस विश्लेषण से, इस पूरी चर्चा से काफी कुछ समझने को मिला होगा। जी। ये दिखाता है कि आर्थिक आंकड़ों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि उनकी गहराई में जाकर उनके आपसी रिश्तों को समझना कितना जरूरी है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उन पर बात करने की। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।